पैनिक अटैक यानी घबराहट का एक ज़बरदस्त दौरा 2019 में 15 साल से 25 साल के बच्चों पर हुए सर्वे के अनुसार लगभग 100 में से 2 बच्चों को कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था इसी पैनिक अटैक की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी हो जाता है इस टॉपिक के ऊपर बात करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोस बनाता हूं। आज आपसे मैं बात करूंगा पैनिक अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक क्यों होता है, इसे कैसे मैनेज करें, अटैक को कैसे मैनेज करें और साथ में उससे पहले और उसके बाद पेशेंट को कैसे मैनेज करें, और आखिर में बताएंगे बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट पैनिक अटैक के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है पैनिक अटैक। देखिए, पैनिक अटैक बेसिकली घबराहट का या एंजाइटी का एक ज़बरदस्त अटैक होता है जो हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है, यानी हमारे सोच की हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। ये बेसिकली बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लगभग 10 से लेकर 60 मिनट का रह सकता है और इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि इसमें पेशेंट को मानसिक सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम्स से ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स आते हैं और देखने वाले को लगता है जैसे पेशेंट को या तो एस्थमा का या दमा का अटैक पड़ा हो, या एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा पड़ा हो, या फिर पेशेंट को हार्ट अटैक या कोई कार्डियक सिम्टम्स आने लग गए हों। तो इस तरह इतनी हाई इंटेंसिटी का शॉर्ट ड्यूरेशन का ये पैनिक अटैक कभी कभी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो जाता है। और जब पेशेंट को कभी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ईसीजी होता है, इको होता है, वाइटल मॉनिटरिंग होती है, तो पता चलता है कि पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली, सिर्फ घबराहट की वजह से अटैक आया और पेशेंट को एल्प्रेक्स की गोली या कभी नींद की कोई गोली देकर, दवा देकर घर भेज दिया जाता है और बता दिया जाता है कि घबराहट की वजह से उसे ऐसा हुआ था। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनिक अटैक। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, कैसे सिम्टम्स आते हैं जो पैनिक अटैक पड़ता है। बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पैनिक अटैक में सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले पेशेंट को घबराहट शुरू होती है, घबराहट के साथ में उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे घबराहट बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, वैसे वैसे पेशेंट को पसीना आने लग जाता है और पसीना बढ़ता रहता है। जैसे जैसे पसीना बढ़ता है, घबराहट बढ़ती है, पाल्पिटेशंस, चेस्ट उसकी धड़कन बढ़ने लग जाती है, पेशेंट के अंदर हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं, कभी कभी पेशेंट के हाथ कांपने लग जाते हैं, कभी पेशेंट की सांस फूलती है, साथ में कभी चेस्ट में हैवीनेस लगती है, कभी चेस्ट पेन भी हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स रेगुलर इंटेंसिटी के हिसाब से पेशेंट को महसूस हो सकते हैं। दूसरी बात, हर मरीज को सारे सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं। किसी पेशेंट को चेस्ट में हैवीनेस लग सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, किसी पेशेंट को सांस फूल सकती है, किसी पेशेंट को पेट में गुड़गुड़ हो सकती है, रंबलिंग हो सकती है, पेशेंट का पेट फूल सकता है, और किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से डायरिया भी हो सकता है, और किसी पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स भी एक साथ आ सकते हैं। तो आप समझिए, ये पैनिक अटैक बेसिकली होता तो मेंटल अटैक है, एंजाइटी का अटैक है, पर इसकी सिवियरिटी हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं कि पैनिक अटैक क्यों होता है। देखिए, बहुत आसानी से आपको समझना पड़ेगा कि पैनिक अटैक बेसिकली हमारे दिमाग की उपज है, हमारे सोच की उपज है। यानी हमारे साथ कोई घटना घटित हुई या हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन है, वो हमारी पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, हमारे घर का स्ट्रेस हो सकता है, हमारे काम का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर हमारे परिवार में होने वाली किसी गतिविधि का या किसी टेंशन का भी स्ट्रेस हो सकता है। तो ये स्ट्रेस जब हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है तो कुछ पेशेंट्स इसे एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ पेशेंट्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर जो पेशेंट एक्सप्रेस करते भी हैं वो आधी अधूरी बात डिस्कस करते हैं या बताते हैं और बाकी बातों को मन में रख लेते हैं। तो यानी स्ट्रेस जब आप अपने मन में रखेंगे तो उसकी वजह से आपको डेवलप होगी मेंटल रेस्टलेसनेस, यानी आपके दिमाग के अंदर वही बात घूमती रहेगी, 24 घंटे घूमती रहेगी। आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको हर बार वही बात दिमाग में घूमने लग जाती है। अक्सर पेशेंट बताते हैं कि उन्हें रात में सपने भी उन्हीं बातों के आते हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम की टेंशन है, आप पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं, तो आपको अक्सर सपने आएंगे कि मेरा एग्ज़ाम छूट रहा है या एग्जामिनेशन में मैं पेपर दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन
एग्जामिनर ने मेरी आंसर शीट मुझसे छीन ली है, किसी को ट्रेन छूटती हुई दिखाई देती है, किसी को एग्जाम में फेल होते हुए दिखाई देता है, कोई माँ बाप से पिटते हुए अपना सपना देखता है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया हूं, मेरे माँ बाप मेरी पिटाई कर रहे हैं। तो इस तरह ये मेंटल रेस्टलेसनेस डेवलप होती है। अब ये स्ट्रेस की वजह से मेंटल रेस्टलेसनेस, और मेंटल रेस्टलेसनेस से पैदा होती है घबराहट यानी एंजाइटी। अब ये जो एंजाइटी होती है ये पेशेंट के अंदर सप्रेस्ड रहती है, दबी हुई रहती है। कभी जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तभी ये घबराहट एकदम से हमारे ऊपर हावी होती है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में ये आउट ऑफ द ब्लू सिचुएशन हो जाती है, यानी एक समुद्र तल है जो बहुत ही शांत है, सडनली उसमें से कोई मछली निकल जाती है। कभी डॉल्फिन भी हो सकती है, कोई नॉर्मल मछली भी हो सकती है, और कभी शार्क भी हो सकती है। यानी इंटेंसिटी कभी हल्की होती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो जब इंटेंसिटी इस घबराहट की आउट ऑफ द ब्लू बहुत ज़्यादा होती है तब हमें आता है पैनिक अटैक। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैनिक अटैक क्यों पड़ा? पैनिक अटैक पड़ा स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर डेवलप हुई मेंटल रेस्टलेसनेस। क्यों हुई? क्योंकि हम इंट्रोवर्ट थे, हमने अपनी बातें शेयर नहीं करी, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पे हम ट्रस्ट करें, जिससे हम अपनी सारी बातें बता पाएं, और फिर वो मेंटल रेस्टलेसनेस बन गई घबराहट या एंजाइटी, और फिर इस एंजाइटी की वजह से आउट ऑफ द ब्लू एक सिचुएशन आई जिसमें हो गया हमें पैनिक अटैक। तो अब ऐसे में एक सबसे बड़ी बात जो हमारे पेशेंट को महसूस होती है वो होता है इम्पेंडिंग डूम, यानी हमारे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और ये कब होता है? जब हमारे पेशेंट की एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आउट ऑफ द ब्लू सिचुएशन में उसे पैनिक अटैक आने वाला होता है। तो अक्सर आप देख पाएंगे जब आप पेशेंट से बात करेंगे, पूछेंगे, तो ये इसी तरह सीक्वेंस में उसके अंदर परेशानियां आती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसे कैसे मैनेज करें। तो जब पेशेंट को एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक आता है तो सबसे पहले आपको पेशेंट को थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसे पंखे के नीचे भी बिठा सकते हैं, खुली हवा में भी बिठा सकते हैं। फ़ौरन पेशेंट का मुंह धोइए, उसके बार बार हाथ पोंछिए, सर पोंछिए। कोशिश करें तो आप पेशेंट के सर के ऊपर से लगातार एक मग्गे से पानी भी डाल सकते हैं। उसका सर गीला करिए, अच्छे से सर पोंछ दीजिए, उसके हाथ पैर अच्छे से रगड़िए, उसे हाइड्रेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को उस वक्त धीरे धीरे करके पानी पिलाएं। आप उसे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉल भी पिला सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं, और इनफैक्ट आप उसे कोई ग्लूकॉन डी, रूह अफ़ज़ा वाला कोई भी ऐसी ड्रिंक दीजिए जिससे पेशेंट का हाइड्रेशन बढ़ जाए। उस समय खाने की कोई भी चीज़ पेशेंट को मत दीजिए। आप जब पेशेंट नॉर्मल हो जाए उसके बाद थोड़ा हल्का खाना उसे दे सकते हैं। तो इस तरह आप उस सिचुएशन में पेशेंट की एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जब भी पेशेंट को एंजाइटी अटैक आए प्लीज़ उसके आसपास भीड़ मत लगाइए। सिर्फ 2 या 3 लोग जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है या जो महसूस करते हैं कि पेशेंट उन पर ट्रस्ट करता है वही उसके पास रहें और वही उसकी टेक केयर करें। और अगर कंट्रोल से बाहर होता है पेशेंट तो उसे फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाइए, उसे कुछ समय दीजिए ताकि डॉक्टर उसे एग्जामिन करें, प्रॉपरली उसके वाइटल्स को मॉनिटर करें और उसके बाद पेशेंट को स्टेबल करें। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो हो गई बात अटैक की, लेकिन अटैक से पहले और अटैक के बाद क्या करें कि पेशेंट को एंजाइटी अटैक ही ना पड़े। 2 तरीके हैं, या तो आप पेशेंट को दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट कर दीजिए जिससे कि पेशेंट की जेब में गोली रहेगी तो उसे अटैक ही नहीं पड़ेगा, या पेशेंट दवा खा लेगा एंजाइटी अटैक के दौरान शुरू में, भले ही चाहे वो दवा प्लेसिबो हो, अगर उस पेशेंट को उस दवा पर ट्रस्ट है तो पेशेंट को एंजाइटी अटैक नहीं आएगा। तो समझिए सारा मैटर केवल ट्रस्ट का है, चाहे वो ट्रस्ट एक इंसान पर हो, चाहे वो ट्रस्ट एक दवाई के ऊपर हो। तो हम क्यों दवाई के ऊपर ट्रस्ट बढ़ाएं, क्यों ना हम लोग आपस में इंसानों पर ट्रस्ट बढ़ाएं। तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है किसी भी पेशेंट को जिससे पैनिक अटैक आया है, आपको ज़रूरी है आप उस पेशेंट का ट्रस्ट गेन करें। तो मतलब आप उसकी बात को सुनिए, उसकी कंडीशन को समझिए, उसके साथ क्या हो रहा है। जब तक वो पेशेंट अपने मन की बात खुलकर नहीं कहेगा तब तक वो हमेशा घुटता रहेगा, सप्रेस्ड रहेगा, और जब तक पेशेंट सप्रेस्ड रहेगा उसे हमेशा चांसेस रहेंगे इसी तरह के घबराहट के अटैक आने के। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप पेशेंट को जब भी एंजाइटी का अटैक आए
तो उसके बाद में पेशेंट के साथ एक ऐसा व्यवहार रखें जिसमें उसे समझाएं कि कोई बात नहीं, एक छोटा सा अटैक था, आ गया, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ढूंढिए, कॉज को ढूंढिए, कारण पता करिए किस वजह से उसको परेशानी है, उसे स्ट्रेस किस वजह से है, क्या कौन सी वो चीज़ें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। उन कॉजेज़ का सॉल्यूशन ढूंढिए, उन कारणों को खोजिए और उन कारणों को ख़त्म कीजिए ताकि उस पेशेंट के अंदर घबराहट बन ही ना पाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट का ट्रस्ट गेन करना सीखिए, ताकि आप जब तक ट्रस्ट गेन नहीं कर पाएंगे पेशेंट की जो इंट्रोवर्ट नेचर है, जो बातें मन में रखने की नेचर है, वो ख़त्म नहीं होगी। और ऐसे पेशेंट के अंदर मेंटल रेस्टलेसनेस ज़रूर हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए, जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो तरह के ट्रीटमेंट हैं। या तो आप पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, और अक्सर देखा गया है कि जो साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, पेशेंट्स अक्सर उन दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि यही वो दवा है जिसे खाने के बाद मेरी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, मेरे को पैनिक अटैक नहीं आएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा बहुत ही सेफ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिकेशन है, जिससे आप हमेशा के लिए इस एंग्जाइटी को लगभग ख़त्म कर सकते हैं, पैनिक अटैक्स को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो इस वीडियो में आपको बताते हैं बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंग्जाइटी अटैक्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक्यूट अटैक्स की। जैसे ही पेशेंट को एक्यूट अटैक पड़ा, एंग्जाइटी का अटैक आया, घबराहट शुरू हुई, उसके अंदर उसे जी मिचलाना शुरू हुआ, पसीने आने शुरू हुए, दो दवाइयाँ अपने पास हमेशा रखिए। नंबर 1 इज़ एकोनाइटम नेपिलस 30 और दूसरा रेस्क्यू रेमेडी 30। अगर ये दो दवाइयाँ आपके पास हैं तो आप फ़ौरन 5-5 मिनट के अंतर पर पेशेंट को दीजिए। पेशेंट ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे करके, और उसके एंग्जाइटी अटैक की इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। पर लेकिन ये आप तभी दें जब पेशेंट को घबराहट हो रही हो, पसीने आ रहे हो और उसे ऐसा लगे कि दिल उसका बहुत तेज़ धड़क रहा है। ऐसे कंडीशन में आप ये दोनों दवाइयाँ दे सकते हैं। पर अगर ये कंडीशन बढ़ जाए, पेशेंट के हाथ पैर ठंडे हो जाए, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाए, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे बर्फ़ जैसे हाथ पैर उसके हो गए हैं और वो बेहोश हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में दवा है कैम्फर 30। तो पहले दो मेडिसिन हो गई, एकोनाइट 30, रेस्क्यू रेमेडी 30, वो एक प्रीवियस स्टेज के लिए थी। जब ये स्टेज बढ़ जाती है, पेशेंट के अंदर आइसी कोल्डनेस हो जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, कपकपाने लग जाते हैं, तब उसके बाद पेशेंट बेहोशी कंडीशन में आने लग जाता है, तब दवा है कैम्फर 30। तो ये तीन दवाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अटैक के दौरान। तो देखिए, ये तो थी तीन दवाइयाँ इमरजेंसी में पैनिक अटैक को मैनेज करने के लिए। अब बात कर लेते हैं उन दवाइयों की जो हम देते हैं एंग्जाइटी के पेशेंट्स को या घबराहट के मरीजों को, जिससे उन्हें पैनिक अटैक आए ही ना। तो इनका सिलेक्शन होता है इस चीज़ के ऊपर कि एंग्जाइटी के दौरान मरीज को क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की। अगर आपके पेशेंट को घबराहट होती है और घबराहट के दौरान उसको लूज मोशंस लग जाते हैं, डायरिया शुरू हो जाता है, तो दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, दिमाग शांत नहीं रहता, हर समय दिमाग चलता रहता है, और पेशेंट एक परफेक्शनिस्ट है, यानी उसे अपना हर काम परफेक्शन से चाहिए, सामान जगह पे रखा हुआ चाहिए, कपड़े जगह पे रखे हुए चाहिए, उसके काम में कमी नहीं निकलनी चाहिए, और ऐसे पेशेंट के अंदर जब घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, तो दवाई है आर्सेनिक एल्बम। अब अगर आपका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, इतना ओवर सेंसिटिव है कि उसे जो है बार बार समझाना पड़ता है, बार बार उसे कंसोल करना पड़ता है, फिर भी घबराहट शांत नहीं होती, और वो घबराहट के दौरान उसे दिमाग भी चलता है, साथ में वो हर समय कांस्टेंट मोशन करता रहेगा, या तो चलता रहेगा या पैर चलाता रहेगा या हाथ चलाता रहेगा, मतलब दिमाग भी चलेगा, शरीर भी चलेगा, और पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है। तो ऐसी सिचुएशन में दवाई है फॉस्फोरस। अब अगर आपका पेशेंट ओवर सेंसिटिव है लेकिन घबराहट के दौरान उसे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, हल्की सी भी घबराहट में रोना आ जाता है, उसका पेट अक्सर गड़बड़ हो जाता है कोई भी ऑयली चीज़ खाने के बाद, और उसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई है कि छोटी से छोटी चीज़ भी उसे बर्दाश्त नहीं होती है, उसे हर समय कंसोलेशन चाहिए, तो ऐसे पेशेंट की दवा है पल्सेटिला। अब अगर आपके पेशेंट को बार बार घबराहट होती है, हर चीज़ को लेकर घबराहट होती है, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर घबराहट होती है, और उसी चीज़ की वजह से उसे रात में सोते समय वैसे ही सपने भी आते हैं, तो दवाई है नैट्रम म्यूरियाटिकम।
अब अगर आपके पेशेंट को हल्की सी भी एक्साइटिंग न्यूज़ की वजह से, हल्के से भी डर की वजह से या एग्जामिनेशन फियर की वजह से घबराहट शुरू हो जाए तो दवाई है जेलसीमियम। तो इस तरह आप समझिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं पैनिक अटैक के पेशेंट्स को कवर करने के लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट के पैनिक अटैक के दौरान की दवाइयाँ अलग हैं और उसके बाद उसकी एंजाइटी को कवर करने के लिए दवाइयाँ अलग है। अगर आपके सिम्टम्स या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसके सिम्टम्स इन दवाइयों से मैच नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, कंप्लीट केस चेकिंग कराएं, सारी बातें बताएं। अब पेशेंट को कोशिश करें बार बार फॉलो अप करवाएं ताकि पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट बढ़े, या फिर आप पेशेंट की काउंसलिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे आपके पेशेंट को घबराहट का अटैक नहीं आएगा, पैनिक अटैक नहीं आएगा और वो नॉर्मल रह सकता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी होंगी पैनिक अटैक के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, आप इन जानकारियों से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जनहित में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।